नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलने की शुरुआत की गई है। चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, कुल मिलाकर 358 कानूनों को बदलने की शुरुआत की गई है। मामला अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। लेकिन क्या ये कानून जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत सही है, सफिशिएंट है, या फिर इस बदलाव के बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एफिशिएंट हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और इस मसले पे चर्चा होना भी जरूरी है क्योंकि अभी कानून बना नहीं है और अभी बहुत सारे बदलाव की गुंजाइश भी है। तो आज हमारे साथ हिंदुस्तान के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो पिछले कई सालों से अंग्रेजों के कानून को हिंदुस्तान से भगाने की मुहिम चला रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न जाने 2-3 साल से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई अंग्रेजों को जमाने के कानून को हटाया जाए। तो जब आपको यह खबर मिली कि भाई पार्लियामेंट में इस तरह की चीज हो रही है, तो क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन आया? देखिए मनीष जी, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ। और मैं साल में 2 बार अंग्रेजी कानून जलाता हूं। एक होली के दिन जलाता हूं, दूसरा 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ है उस दिन मैं अंग्रेजी कानून जलाता हूं और करीब 15 साल से जला रहा हूं। तो और आपको पता है मैं अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ एक दिन के तिहाड़ भी जा चुका हूं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि अंग्रेजी कानून 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1872 का एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटाने के लिए, बदलने के लिए गृह मंत्री जी ने बिल पेश किया, तो पहला मुझे आया कि मेरा तिहाड़ जाना सफल हो गया। कि तिहाड़ जाना मेरा सफल हो गया। बहुत से लोग तिहाड़ जाते हैं लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं होती। मैं तिहाड़ गया और कानून बदल रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले संतोष ये हुआ और बहुत जरूरी था। मैं बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया था। 100% कानून या तो सत्ता मजबूत करने के लिए बनाया था अपनी, या तो लूटने के लिए बनाया था, बांटने के लिए बनाया था। अगर अंग्रेजी कानून अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रताड़ित करने वाले अंग्रेज थे, पीड़ित भारतीय थे, सजा भारतीयों की होती थी, किसी एक अंग्रेज को सजा नहीं हुई। अगर ये अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था अच्छी होती तो कम से कम जलियांवाला बाग में जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलवाई उनको सजा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून महाघटिया थे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बार उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया है। मैकाले का 1860 का में जो कानून आया था, इंडियन पिनल कोड, वो भी जा रहा है, एविडेंस एक्ट भी जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी जा रहा है। और आशा करता हूं कि 1950 से पहले बने सभी कानून अगले 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते नहीं, आपके अगर चेन में एक भी कड़ी कमजोर है तो चेन मजबूत नहीं हो सकती। जब तक भारत में एक भी अंग्रेजी कानून चलेगा, भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, अपराध खत्म नहीं हो सकता, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए 3 कानून बदलना, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आग्रह करता हूं कि सारे कानून बदले जाएं, 100% कानून बदले जाएं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो कानून लाया गया और जिस दिशा में जो बदलाव किए गए, जो गृह मंत्री जी की तरफ से बताया गया, क्या लगता है कि ये जो कानून में जो बदलाव हो रहा है उससे गरीब को न्याय मिल पाएगा, जल्दी न्याय मिल पाए, साल भर में सारे केसेस जो है वो खत्म हो जाए? क्या लग रहा है कि ये उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं या इसमें भी अभी भी कुछ जो है और कुछ काम करने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार ने अपना काम कर दिया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने अपना काम कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कानून के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने जन भावना को बोला भाई कानून खत्म करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास एक 150 साल पुराना मकान है, आपने ऑर्डर किया भाई ये पुराना मकान डिमोलिश करो और इसमें अच्छा सा मकान बनाओ। अब अच्छा सा मकान बनाया जाए, ये डिपेंड करेगा कि आर्किटेक्ट कौन है, ये डिपेंड करेगा मिस्त्री कौन है, ये डिपेंड करेगा उस पर नाप जो ठेकेदार कौन है, ये डिपेंड करेगा कि वो पूरी जो है उसमें बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जो ड्राफ्ट आया इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था।
राइट। मुझे ऐसे लग रहा है कि कमेटी ने केवल पिछले कानून को पढ़ा अंग्रेजों के और उस कानून को सुधार दिया, उसमें जो जो कमियां थी उनको सुधार दिया, उनके जो सेक्शंस थे उनको आगे पीछे कर दिया, चैप्टर को आगे पीछे कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कमेटी ने न तो सिंगापुर का कानून पढ़ा, ना अमेरिका का कानून पढ़ा, न चाइना का कानून पढ़ा, न उन्होंने जापान पढ़ा, न कोरिया पढ़ा, न फ्रांस पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा। अमेरिका में जो सिस्टम है, एक कानून है उनके पास, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड, दूसरा कोई कानून ही नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराध के लिए दूसरा कोई कानून ही नहीं है। हमारे देश में ये जो नया कानून आएगा, इसके बावजूद भी 50 कानून और चलेंगे, अभी भी चलते रहेंगे। घूसखोरी का अलग चलता रहेगा कानून, जमाखोरी का अलग से चलेगा, मिलावटखोरी अलग चलेगा, कालाबाजारी अलग चलेगा, नशा तस्करी का अलग से चलेगा, मानव तस्करी का अलग से चलेगा, सोना तस्करी का अलग से चलेगा, धर्मांतरण का कानून अलग से चलेगा, घुसपैठ का कानून अलग से चलता रहेगा, यूएपीए अलग से चलता रहेगा, अलगाववाद का अलग से चलता रहेगा, नक्सलवाद का अलग से चलता रहेगा, आतंकवाद का अलग से चलता रहेगा। अभी लगभग 50 कानून और भी चलते रहेंगे। इससे जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता। 1 साल के अंदर न्याय, जो लक्ष्य है हमारा कि 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। मतलब दुनिया के कई देशों में कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटे में एफआईआर, 1 महीने में जांच और 1 साल में फैसला, इसको कहते हैं जस्टिस विद इन ईयर। ये कॉन्सेप्ट सिंगापुर में भी है, अमेरिका में भी है, फ्रांस में, कई देशों में चल रहा है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लागू करना चाहते हैं तब ये कानून काम नहीं करेगा, क्योंकि जस्टिस सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो थाना होता है। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। हवलदार कितना है? 12वीं पास। जांच कौन करता है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर कितना है? बीए पास। सिंपल। तो 12वीं पास व्यक्ति एफआईआर लिखता है, बीए पास व्यक्ति या बीएससी बीकॉम पास व्यक्ति पूरी जांच करता है। अब हम 50 कानून चला के बैठे हुए हैं, 50 कानून कंटिन्यू करेंगे, वो कितना कानून देखेगा भाई? एक घटना हो गई, अब उसको क्या आईटी एक्ट अलग से उठा के देखना पड़ेगा, गैंगस्टर एक्ट अलग से उठा के देखना पड़ेगा, झपटमारी हुई तो एक कानून अलग से खोलना पड़ेगा। और इन सब के द्वारा लिखे गए चार्जशीट और एफआईआर पे वो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले वकील जो है उसकी विवेचना करें। समस्या यही हो रही है कि 10वीं या 12वीं पास हवलदार, जिसको बिल्कुल कानून का ज्ञान नहीं है और 50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, उससे बेचारा वो बड़ी मेहनत करके एफआईआर लिखता है। अब कितनी भी मेहनत करेगा वो कुछ न कुछ उसमें कमियां छोड़ देता है। बाद में जांच होती है तो वो भी लागरिजोट तो है नहीं जांच करने वाला। बाद में ऐसे मुकदमों की पैरवी करने कौन आता है? सिब्बल साहब जैसे लोग आएंगे, सिंघवी जी जैसे लोग आएंगे, जेठमलानी जी तो चलो अब नहीं है, बाकी और भी लोग हैं, ऐसे दिग्गज लोग हैं हमारे देश में, वो लोग वो लूप होल निकाल देंगे, वो लूप निकाल देते हैं। इसका तरीका तो अपराधी बच के निकल जाएगा। पैसे आपके पास है, आप इन लोगों को हायर कीजिए और वो हो जाएगा। आप वही तो कह रहा हूं ना कि एफआईआर लिखने वाला 12वीं पास, उसके एफआईआर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज माथापच्ची करते हैं, फिर उसी एफआईआर पे हाई कोर्ट के जज माथापच्ची करते हैं, फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच माथापच्ची करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच माथापच्ची करती है। एफआईआर किसने लिखा? 8वीं पास, वो 10वीं पास या 12वीं पास व्यक्ति। इसलिए सबसे आवश्यक यह है 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू किया जाए, जैसे अमेरिका में है, चैप्टर वाइज। अमेरिका में उन्होंने क्या किया है, 123 चैप्टर है उनका। करप्शन और क्राइम के लिए अलग से कोई कानून ही नहीं है, एक किताब है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5, ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 123 चैप्टर बना दिए। तो एफआईआर लिखने वाले के लिए आसान है। उसने पूछा भाई आपको क्या क्या दिक्कत है? बोले जी हमारी चोरी हो गई। अच्छा चैप्टर 3। और क्या हुआ? हमारी अंगूठी छीन लिया। अच्छा चैप्टर 5। और क्या हुआ? हमारा मोबाइल छीन लिया और डाटा हैक कर दिया। अच्छा चैप्टर 19। और क्या हुआ जी? हमको माँ बहन की गाली दिया। अच्छा ये आ गया चैप्टर। मतलब ऐसे चैप्टर में आता जाएगा। तो एक किताब उसने खोला, इंडेक्स में गया, इंडेक्स में हेडिंग लिखी हुई है, वहां से देखा कि ये हुआ, नोट कर लिया। अच्छा आपकी जो शिकायत है उसमें 5 धाराएं बनती हैं, अंदर चला गया, उन 5 धाराओं को पढ़ लिया। और चूंकि बाकी कोई कानून काम नहीं कर रहा है, हाँ। इसलिए फिर उसमें कोई लूप होल निकलेगा नहीं, लूप होल नहीं निकलेगा। यस, लूप होल नहीं निकलेगा और लैंग्वेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। अभी जो वर्तमान कानून आया उसमें अभी भी मर्डर की एक ही धारा है, पहले वाले में भी मर्डर की एक ही धारा थी। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। भाई मर्डर कई तरीके के होते हैं ना। आप जा रहे हैं सड़क पर, रोड रेज हो गई, मर्डर हो गया। घर में पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेके और गलती से रिवाल्वर थी चला दिया, गुस्से में चला दिया, ये भी हो जाता है। कई बार ऐसा है कि 100-200 रुपए के लिए नशे में है और आपस में 2 नशेड़ी मिल गए, एक दूसरे की हत्या हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं जानबूझ के, जैसे कन्हैया लाल का हुआ था उदयपुर में, सरतन से जुदा, ऐसे भी होता है।
तो हमने वो भी फिर से नहीं किया। फिर कोई श्रद्धा को जो और है फिर 35 टुकड़े करता है, 35 टुकड़े 55 टुकड़े वो सब बराबर एक ही कानून। सब बराबर एक कानून। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्टिस विद इन ईयर के लिए, और ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने बोला भाई पुराना कानून खत्म करो, नया कानून बनाओ। अब अगर एज ए मकान मालिक हमने कहा भाई पुराना मकान डिमोलिश करो, नया मकान बनाओ, अब ड्यूटी आर्किटेक्ट की है, अब ड्यूटी इंजीनियर की है, अब ड्यूटी मिस्त्री की है, अब ड्यूटी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले की है। तो इस कमेटी ने मेरे को लगता है ये काम नहीं किया। और मैं तो दोबारा फिर से भी चूंकि स्टैंडिंग कमेटी में गया, मैं स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को लिखने वाला हूं, आप कम से कम एक बार आप अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस के कानूनों को देख लीजिए और इस देश में आप वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए। ये 50 कानूनों का मकड़जाल खत्म करिए, तब जल्दी से न्याय मिलेगा, तब निर्दोष को जो है जेल नहीं होगी और दोषी को बेल नहीं होगी। जब तक हर एक धारा क्लियरली डिफाइन नहीं होगी, और अमेरिका में डिफाइन किया है, मैंने देखा बहुत अच्छा डिफाइन किया। दूसरा, अभी भी जैसे अमेरिका में अभी भी किडनैपिंग पे आजीवन कारावास और फांसी है। अब हमारा वाला जो नया वाला आया उसमें अभी भी आजीवन कारावास वही 3 से 7 साल है। पहले भी 3 से 7 साल था, अभी भी 3 से 7 साल है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कमेटी के लोगों ने, वो कहते नहीं, पुरानी शराब और नई बोतल में पुरानी शराब घुसेड़ दिया। केवल उसको क्या किया कि चैप्टर के आगे पीछे कर दिया, कुछ पैराफ्रेजिंग कर दिया, कुछ बातें बदल दिया। हाँ, कुछ बातें लगता है गृह मंत्री जी ने जो बोला उसको डाल दिया है, क्योंकि चैप्टर उतने ही है, चैप्टर नहीं बढ़े। जबकि अगर अमेरिका में 123 चैप्टर है तो भारत की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, भारत में क्राइम भी ज्यादा है, भारत में नए नए तरीके क्राइम हो रहे हैं। तो यहां तो कम से कम 150 चैप्टर की एक आईपीसी बननी चाहिए थी। उसको आईपीसी कहिए, भारतीय न्याय संहिता कहिए, भारतीय दंड संहिता कहिए, मैं नाम पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम 150 होना चाहिए था। और उसी में आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर दीजिए। भाई डायरी, अगर आपकी 12 डायरी हो साल की, जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की अलग डायरी हो, तो उस डायरी को आप मेंटेन नहीं कर सकते। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 22 पार्ट है, इसमें 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम इसको 22 अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करके 22 अलग अलग किताब छाप दें, हमारे लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने 22 पार्ट को एक में रखा, एक किताब में रखा, तो हमारे लिए पढ़ना आसान है। तो वैसे ही एक 150 चैप्टर की एक नया दंड, वन नेशन वन पिनल कोड बना देते तो पुलिस के लिए भी अच्छा था, जांच करने के लिए भी अच्छा, और कॉमन मैन के लिए भी अच्छा। मान लो आप मीडिया में है, आपको कोई इंटरेस्ट है, आपको लगता है यार काम करते हैं, एक ना हम भी देख लेते हैं भारत में क्या क्या अपराध होता है, क्या क्या सजा होती है। अभी आपको 50 किताब खरीदनी पड़ेगी, उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब कौन सी लगेगी, कब कहां से क्या होगा, कब कैसे होगी। अगर ये हो जाए वन नेशन वन पिनल कोड, तो जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमने खरीद के रख लिया, आप ऐसे एक इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता आप भी खरीद के रख लो, आराम से एक बार इंडेक्स में जाके आप पढ़ लोगे। भाई पूरी किताब पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन इंडेक्स में जाके चैप्टर का नाम पढ़ना और हेडिंग को पढ़ना तो बड़ा आसान है ना। राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पुराना ये जो सिस्टम आया है, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक इनिशिएटिव लिया। जो काम नेहरू जी को करना था, या इंदिरा जी को करना था, या राजीव जी को करना था, या नरसिम्हा राव जी को करना था, पहले के प्रधानमंत्रियों को करना था, वो काम मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कमेटी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। कमेटी ने, भाई अगर हम मकान नया बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से डिस्कशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसमें बेहतर करने की गुंजाइश है। बिल्कुल गुंजाइश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया कि जो बदलाव हो रहा है वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात अश्विनी जी ने कही कि कमेटी के लोगों को एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए थी दुनिया भर के तमाम मॉडर्न इस तरह के पिनल कोड्स का, कि पूरी दुनिया में अब क्या कहाँ क्या चल रहा है। शायद ये अभी तक नहीं हो पाया है। उम्मीद रखनी चाहिए कि जब ये फाइनल कानून बने तो ये बदलाव उसमें मिले हम लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।